कौन सा पेपर चल रहा है? फर्स्ट पेपर, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना भाई, आप लोगों का फर्स्ट पेपर चल रहा है और बॉटनी के फर्स्ट पेपर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक, ठीक है, यानी कि आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी, ये तो है आपके पेपर का नाम, ठीक है। इस पेपर में 4 यूनिट है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में आपका डीएनए आरएनए उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, केमिकल क्या होता है, फिजिकल क्या होता है। सेकेंड यूनिट में आपका जीन वगैरह यानी कि प्रोटीन वगैरह कैसे बनेगा वो सब है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा। तीसरी और चौथी यूनिट जो है आपकी वो बायोटेक की है। यहां तक तो है आणविक जीव विज्ञान की, मोल बायो की, और यहां से स्टार्ट हो गई आपकी क्या, बायोटेक। इसमें तीसरे यूनिट में है एक तरीके से प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह है इसके अंदर, क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर। हालांकि इसमें और भी तरीके के कल्चर हैं, कुल मिला के संवर्धन माध्यमों के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद चौथी जो है वो आती है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि डीएनए एक जीन के उठा करके दूसरे जीन में कैसे उसको, एक जीव से डीएनए निकाल के दूसरे जीव के डीएनए के साथ कैसे फिट करेंगे और फिर उससे किस तरीके से मनचाहा उत्पाद प्राप्त करेंगे या फिर इंजेक्शन वगैरह कैसे बनेंगे, वो सब आएगा फोर्थ यूनिट में। अभी चल रही है अपनी थर्ड यूनिट, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। पादप ऊतक संवर्धन, ऊतक के अलावा कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य का संवर्धन, ठीक है, पौधे के विभिन्न अंगों के या भागों के संवर्धन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, पराग कोश या पराग भ्रूण का परिवर्धन पढ़ा था, ठीक है, यानी कि एक छोटे से पराग कण को हम जब संवर्धित करेंगे तो हम एक पूरा नया पौधा बना सकते हैं और वो पौधा अगुणित बनेगा या द्विगुणित बनेगा, ये भी हम देखते हैं, ठीक है। वो अगुणित तब बनेगा जब हम उसमें सीधे सीधे उसको लिया, पराग कण को माध्यम में रखा और पौधा बना दिया। अगर हमने उसमें कॉल्चिसिन डाल दिया तो वो द्विगुणित बन जाएगा, यानी एक कोशिका में फिर 2 केंद्रक होंगे और दोनों केंद्रक एक दूसरे से सम्मिलित होंगे। अगर केंद्रक सम्मिलित नहीं है तो आप उसे द्विकेंद्रकी अवस्था कहोगे, द्विगुणित अवस्था नहीं कहोगे, अंतर होता है। देखो एक बार फिर से समझ लो, ये है, ये क्या है, ये तो पता होगा क्या है, एंथर, पराग कोश, क्या है ये, पराग कोश है। इस पराग कोश के अंदर यहाँ पराग कण बनेंगे ना। अब पराग कण कब बनते हैं, यहाँ जो कोशिका होगी उसे हम क्या बोलेंगे, पराग कण मात्र कोशिका। परागकण मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगी, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनेंगी और चारों कोशिकाओं में क्या होगा, अगुणित अवस्था होगी। यानी कि पहले अगर पहले केंद्रक में 14 गुणसूत्र थे तो अब जो नई कोशिकाएं बनी है इन सब में 7 रहेंगे। समझ आई बात। इन्हें क्या बोलेंगे अब इस स्थिति में, लघु बीजाणु। लघु बीजाणुओं की स्थिति फिर ये हो जाएगी, उसके ऊपर ऐसे कवर वगैरह आ गया, ये 2 कोशिकाएं बन गई, अब इसे क्या बोलेंगे, पराग कण, ठीक है ना। अच्छा, पराग कण में एक बात और, हमने क्या कर देना है, ये जो बाहर का जो कवर है स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है, इससे एलर्जी भी हो जाती है, बहुत हार्ड कवर है, इसको तो हमने खत्म कर देना है, केवल ये कोशिका लेनी है हमने। क्यों, क्योंकि इसको गलाने में लगे रहे तो फिर संवर्धन कैसे होगा, ठीक है। इसको रखेंगे संवर्धन माध्यम में। संवर्धन माध्यम के अंदर हम लोग क्या क्या मिलाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजें, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की वो कौन सी थी, मुराशिके और स्कूग का मीडियम बोलते हैं उसे, है ना। उसके अंदर पूरा फ्लो चार्ट है, वो पूरी टेबल बनवाई है कि उसमें सोडियम का, पोटेशियम का, है ना, और बहुत सारे सॉल्ट होंगे, HNO3 वगैरह कितना होगा उसके अंदर, ठीक है, प्रोटीन कौन कौन सा होगा, कौन कौन से उसमें अमीनो अम्ल वगैरह मिलाएंगे हम, वो सब मीडियम में रख देंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे इसमें वृद्धि होने लग जाएगी। जब इसमें वृद्धि होगी तो फिर क्या होगा,
ये धीरे धीरे एक कोशिका से 2, 3, 4, 5, 8, 10 कोशिकाएं बनेंगी। इस तरीके से एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का जो समूह बनता है, और उस समूह के अंदर क्या हुआ, इन कोशिकाओं को नहीं पता है अभी कि इन्हें पौधे का कौन सा भाग बनाना है। जब नहीं पता होता है ना कि कौन सा भाग बनाना है, तो उस स्थिति में क्या बोलते हैं उसको, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संवर्धन माध्यम पे एक कोशिका के द्वारा बनाया गया हो लेकिन वो अविभेदित हो, उसे क्या कहते हैं, कैलस। क्या कहते हैं, कैलस। पौधे का जो भी भाग संवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है उस भाग को क्या कहते हैं, कर्तोतक या एक्सप्लांट। ठीक है। और कैलस अविभेदित कोशिकाओं का समूह। अविभेदित मतलब कोशिकाएं विभाजित तो है, विभाजन कर भी सकती हैं, लेकिन विभेदित नहीं है। उन्हें नहीं पता है किसे तना बनाना है, किसे पत्ती, किसे जड़ बनाना है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे वृद्धि करेगा और फिर यहाँ से एक छोटी सी पत्ती आ जाएगी। जब पहली पत्ती आती है थोड़ी बहुत जड़ बन जाएंगी। अब इस स्थिति में इसे कैलस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, पादपक, यानी प्लांटलेट। क्या बोलेंगे, प्लांटलेट्स। ठीक है। ये पूरी टेक्नोलॉजी ही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में टिश्यू का कल्चर हो, सेल का कल्चर हो, चाहे जिसका भी कल्चर हो। ठीक है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ना। आगे करवाती हूँ अब कि भ्रूण का परिवर्धन कैसे होगा। भ्रूण संवर्धन, ठीक है ना। क्या रिपीट करना है भाई, आप टॉपिक बोलो। ये प्रोसेस विपिन शर्मा, नहीं सॉरी विपिन सिंह, ठीक है। ये प्रोसेस का देखो भाई टाइम लगता है, कि डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्टेज में लिया है सेल। ठीक है ना। कोशिका किस अवस्था में लिए, एक कोशिकीय है, द्विकोशिकीय है या बहुकोशिकीय अवस्था है, आपका मीडियम कितना सही है, उसमें सारी टेम्परेचर, सारी आइडियल कंडीशंस है या नहीं है। ठीक है ना। लगभग 20, 25, 30 दिन तक तो कम से कम मान के चलो आप। ठीक है। डिपेंड करता है कि क्या, ठीक है ना। 2-3 महीने के अंदर पूरा एक परफेक्ट प्लांटलेट मिलता है, क्योंकि हम केवल एक ही पौधे का निर्माण नहीं करते हैं, हम कम से कम 100 प्लांटलेट्स बनाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता ना आगे कितने सरवाइव कर पाएंगे, बहुत सारे बीच में ही अपनी लाइफ साइकिल छोड़ गए आधा, तो इसलिए उनकी क्लोनिंग वगैरह में भी टाइम लगता है ना। तो कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं इस प्रोसीजर में। ठीक है। क्योंकि हर 8 दिन बाद आपको मीडियम भी चेंज करना होता है, अदरवाइज वो सड़ जाएगा या प्लांटलेट जो है, जो कैलस है, वो उसे ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता। ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एंड अनदर इज चंचल, है ना। क्या रिपीट करना है भाई, ये मुझे नहीं पता आप क्या पूछना चाह रही हो, आप क्वेश्चन क्लियर कीजिए अपना। ठीक है ना, कि कौन सा प्रोसीजर है जो आप चाहती हो कि रिपीट किया जाए। ठीक है। आगे आगे क्या करना है हमको, भ्रूण संवर्धन। आप लोग की कोई डाउट है ऑफलाइन? ठीक है। भ्रूण संवर्धन, भ्रूण किसे कहते हैं बताइए। भ्रूण तो पता होगा ना, भ्रूण का संवर्धन माध्यम। देखो भाई, भ्रूण किसे कहेंगे, जैसे ये आवृत बीजी पौधा है, अभी हम आवृत बीजी में ही पढ़ते हैं। ठीक है। भ्रूण तो अनावृत बीजियों में भी होता है, लेकिन भ्रूण का संवर्धन जो दिया गया है ना, वो सबसे बेस्ट जो रिजल्ट मिले हैं अब तक हमें, वो किस में मिले हैं, ब्रेसिका में, यानी कि सरसों के भ्रूण को बना करके कल्चर करके देखा गया था। वो तो ज्यादा उसका मतलब अच्छा प्रोडक्ट मिल चुका है, उसका रिजल्ट आया है। देखो भाई, यहाँ से परागकण गिरेंगे वर्तिकाग्र के ऊपर, वर्तिकाग्र से जाएंगे परागकण अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है उसमें। बीजांड में यहाँ जो खुला हुआ हिस्सा होता है उसे कहते हैं बीजांड द्वार, और जो बंद हिस्सा होता है इसे क्या बोलते हैं, निभाग। तो यहाँ जो कोशिका है, यहाँ के पराग कण का केंद्रक आके अंड कोशिका से मिल जाएगा। तो अंड कोशिका और पराग कण के केंद्रक से जो संरचना बनी वही क्या है,
आगे जाकर के भ्रूण बनेगी। ठीक है, ये पहले भ्रूण कोश था। कोश मतलब भ्रूण को धारण करने वाली जगह। अब ये भ्रूण बन गया, निषेचन के बाद ये भ्रूण पोष बन जाएगा, मतलब ये पोषण देना शुरू करेगा। एक छोटी सी बात बता देती हूँ, जैसे आप लोगों ने नारियल पानी पिया होगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, मुराशिगे और उनका इतना बड़ा कंटेंट हमें याद नहीं रहता है, ठीक है ना। जब मुराशिगे और इनका हमें कंटेंट याद नहीं रहेगा तो फिर क्या कर सकते हैं हम, उसकी जगह मीडिया की जगह हम दूसरा अल्टरनेट ले सकते हैं। क्या? नारियल पानी। नारियल कोकोनट मिल्क का हो, कच्चा है तो मिल्क कंडीशन में होता है, और वैसे उसे क्या बोल देंगे, नारियल पानी। उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर ओवरऑल न्यूट्रिशन बोला जाता है वो, ठीक है ना। अब वो कहाँ है, वो क्या चीज है जो हम पीते हैं, नारियल का जो हिस्सा, वो क्या है, वो है यहाँ ये भ्रूणपोष होता है ना, ये बाहर की ये जो हरी हरी हिस्सा होता है ना, वो तो है ये अंडाशय की भित्ति। फिर उसके बाद आ जाती है उसकी जटाएं वगैरह, ये दूसरी भित्ति वगैरह हो गई। फिर अंदर जो गरी होती है, गरी के अंदर जो पानी होता है, वो पानी कुछ भी नहीं है, नारियल का भ्रूणपोष है। मतलब नारियल के पेड़ को बनाने के लिए उसकी मम्मी ने जो टिफिन रखा था, वो है ये भ्रूणपोष। समझ आई बात? और बच्चा कौन है, ये भ्रूण छोटा सा, ये पूरा पेड़ बनाएगा, लेकिन इसमें से खाना खाएगा। उस खाने को आप खा गए तो नारियल को जो एनर्जी मिलनी थी वो किसे मिलेगी, पीने वाले को, ठीक है ना। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ये बॉटनी के स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि नारियल पानी क्या चीज है, भ्रूणपोष है वो। अब बात करते हैं कि हमें इसमें से भ्रूण संवर्धन करना कैसे। देखो भाई, नॉर्मली मीडियम में पौधा भ्रूण ले लिया है ना, पौधे का काट लिया, उसको निर्जर्मीकृत कर दिया, वही एथेनॉल वगैरह का प्रोसीजर है। उसको साफ पानी से धो, फिर एथेनॉल में 5 मिनट तक डिप करो, फिर उसे दोबारा धो, फिर लैमिनर फ्लो से रखो, पूरा का पूरा माहौल जो है पूरा लैब को स्टरलाइज कर देना है। ये सारे मेथड्स सब जगह अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ भी अप्लाई हो रहे। कुछ अंतर क्या आता है, सब भ्रूण का जब भी संवर्धन करते हैं तो संवर्धन माध्यम के अंदर जिब्रेलिन मिलाया जाता है। क्या? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है। कैसा हार्मोन? वही हार्मोन जो कहां से लिया गया था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से। और जिब्रेला फ्यूजिकोराई कौन था? एक कवक था, है ना, कोरोसोवा को मिला था। जापान में एक किसान थे, और उन किसान को क्या हुआ कि अच्छा खासा धान का खेत खड़ा हुआ था, है ना। अच्छा, धान और चावल में अंतर तो नहीं बताना ना, पता होगा सबको, अलग अलग होते हैं नहीं, एक ही होता है भाई। छिलका है तो धान हो गया, और छिलका नहीं है तो चावल हो गया, है ना। तो धान का खेत था, तो उन्होंने देखा, रात को तो अच्छा खासा खेत छोड़ करके सो गए, सुबह उठ करके देखा उन्होंने, तो कंडीशन ये थी कि कुछ पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए थे, लंबे लंबे एकदम। तो उन्होंने, भाई किसान भाई थे, तो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि बकाने रोग हो गया। बकाने मतलब मेरे खेत के पेड़ पगला गए हैं। बकाने वर्ड का मतलब होता है स्टूपिड। उन्होंने कहा मेरे खेत के जो पेड़ हैं वो पगला गए हैं, जरूरत से ज्यादा लंबे हो गए हैं। फिर एक साइंटिस्ट के पास गए, वहां बातचीत की, तो उन्होंने देखा धीरे धीरे कि ये आखिर लंबे क्यों, उनमें एक फफूंद लग गई थी। उस फफूंद का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। उसको जब दूसरों में डाला, उसका रस निकला, उसको दूसरों में डाला तो दूसरे में भी बड़े बड़े हो गए। ठीक है, ऐसे कई बार आपने देखा होगा, ऐसा होता है कि जो बंद गोभी होती है, बंद गोभी, गांठ गोभी बोलते हैं, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, उसमें होता है कभी कभी ना ये हिस्सा इसका, उसको फाड़ के ऊपर निकल जाता है। ये पत्ते तो यहाँ खिले रह जाते हैं बेचारे, और ये फिर ऊपर जाकर के गोभी बनती है। कभी कभी ऐसा होता है। फिर देखा गया, उन वहां से पहली बार निकाला गया, जिस पर छिड़का वही लंबा हो गया। ठीक है, जिस पर छिड़का वही लंबा हो गया। तो चौक, जिस पर छिड़का वही लंबा हो गया, तो उससे पता चला कि जो वृद्धि करेगा उस पौधे को
क्या बोलेंगे, उसके अंदर जो निकाला गया उसको बोला गया जिब्रेलिन। बाद में ये प्राकृतिक रूप से भी मिला था, ठीक है, तो तब पता चला कि प्राकृतिक रूप से उसका फिर नाम दिया गया जिब्रेलिन। यानी जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इसके अलावा पुष्पन वगैरह भी करेगा, डोरमेंसी खत्म करेगा। डोरमेंसी मतलब क्या होता है, जीर्णता। देखो भाई समझना, आम का पेड़ है, ठीक है, उसमें से आम एक गिर गया, ठीक है, गिर गया, अब आपने खा लिया, ठीक है, गुठली फेंक दी। ऐसा तो नहीं है ना कि गुठली जिस दिन आपने फेंकी उसी दिन पेड़ निकलना शुरू हो गया, नहीं। क्यों? क्योंकि भ्रूण हमेशा बीज के बीजावरण के अंदर रहता है और भ्रूण बीज आवरण जो होता है ना वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। जब तक भ्रूण को अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलेंगी तब तक भ्रूण आगे अंकुरित नहीं होगा। जैसे आपने कभी देखा होगा चना, चने को आपने पानी में भिगो दिया तो उसमें से एक अंकुर फूट गया, जब तक डिब्बे में रखा था तब तक क्यों नहीं फूटा? क्योंकि उसे अंकुरण की स्थितियां नहीं मिली। हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, सारी चीजें जो उसे चाहिए थी अंकुरण के लिए वो नहीं मिली ना, तो जब तक नहीं मिलेंगी तब तक वो नहीं उगेगा। तो इस तरीके से जब तक पौधे को अनुकूल, जब तक भ्रूण को अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती तब तक वो नहीं उगता। उस समय काल को, अंकुरण से पहले के काल को क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे डोरमेंसी। क्या बोलेंगे? डोरमेंसी या प्रसुप्ति काल। सो जाता है पेड़, प्रसुप्ति काल। जब तक, जैसे होता है ना, जब तक धूप नहीं निकले तब तक हम उठेंगे नहीं, वैसे ही पेड़ भी सोच लेता है, ये भी भ्रूण भी, जब तक स्थितियां सामान्य नहीं मिलेंगी तब तक बाहर निकलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो तब तक का काल प्रसुप्ति काल होता है। इस काल को खत्म करना जरूरी है, तो इसके लिए जिब्रेलिन मिलाया जाता है इसमें, ठीक है। जिब्रेलिन पर सबसे ज्यादा एनालिसिस किया गया है, सबसे ज्यादा रिसर्च की गई है, और जिब्रेलिन की वजह से पौधे में फल वगैरह सब जल्दी आने लग जाएगा, इसलिए ये भ्रूण के कल्चर की खास बात है। बाकी तो सब नॉर्मल जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, ठीक है। आगे है ना, तो संवर्धन माध्यम के अंदर जिब्रेलिन मिलाएंगे। इसके अलावा ऑर्किड, आइरिस वगैरह में किया गया था, आपने देखा था ना, कल बता दिया था, ये 25 से 30 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर चाहिए। जिब्रेलिन मिलाने की वजह से होता क्या है, ये जो भ्रूण है ना वो भ्रूण जो है आगे वृद्धि कर लेता है, और भ्रूण कौन कौन सी स्थितियां, हृदयाकार, हृदयाकार या गोलाकार अवस्था बना देता है। कैसे? ये बीजांड था, इसके अंदर यहाँ अंड कोशिका थी, ये वृद्धि करती है, वृद्धि करते करते इसकी स्थिति ये हो जाती है कि ये इस तरीके से पहले गोल बनाएगी और ये इसका ऐसी संरचना बनेगी, ये बोलते हैं इसको निलंबक। 10 कोशिकाएं होती है इसमें फिक्स। ये निलंबक क्या करता है, यहाँ से भ्रूण कोश से इसको खाना चूस चूस करके देगा इसको, ये कोशिकाएं यहाँ बन गई, तो ये होती है गोलाकार अवस्था भ्रूण की। ये सब स्थिति यहाँ होती है, ये अंडाशय ही अंडाशय रह जाता है, बाकी सब झड़ जाता है। फिर धीरे धीरे आगे वृद्धि करेगा, तो इसकी स्थिति, अगर ये द्विगुणित है तो इसकी स्थिति, सॉरी द्विबीजपत्री है तो इसकी स्थिति ऐसे हो जाती है, ये छोटा होने लग जाएगा और ये बड़ा होने लग जाएगा। क्यों? अब धीरे धीरे कोशिकाएं बड़ी हो गई तो वो अपनी जगह घेरेंगी, है ना, तो उसकी स्थिति फिर ऐसे दिखाई देगी आपको, ठीक है। ये हृदयाकार स्थिति आ गई, फिर धीरे धीरे ये और बड़ा होगा और इस तरीके से इसकी कंडीशन ये हो जाएगी, ये बन गया। इस तरीके से बनता है आपका क्या, द्विबीजपत्री पौधा, बीज, सॉरी क्या बनेगा, द्विबीजपत्री बीज। अब ये बीज किसके अंदर है, बीजांड के अंदर। बीजांड का जो आवरण होता है वो बीजावरण है, ये जो है वो आवरण है, ये भ्रूण है, ये भ्रूण कोश है, और ये सब किसके अंदर है, अंडाशय के अंदर है, ठीक है ना। ये तो पूरा बीजांड है, और बीजांड किसके अंदर है, अंडाशय के अंदर। यही फ्लैशी हो जाता है, मतलब एकदम गूदेदार हो जाता है, मीठा खट्टा जो भी लगेगा वही लगेगा, फल का निर्माण ऐसे होता है। आगे बात समझ, आम वाम जो भी लगेंगे वो सब ऐसे ही लगते हैं। तो ये स्थिति है। अब हमने क्या किया, करना क्या है, जैसे आम का अगर आपको करके देखना है तो आम खा लिया, खाने के बाद उसकी गुठली निकाली, गुठली के बाद उसको काट देना है, काटने के बाद अंदर से निकलेगा मुलायम सा, है ना, कई बार उसका अचार डालते हैं, ठीक है। तो उसको लिया, उसके ऊपर छिलके जैसे निकलेंगे, उनको हटाना है, तब भ्रूण निकलेगा। फिर उस भ्रूण को मीडियम में रखो, तब उगा करके देखो, उग जाए तो अच्छी बात है, ऐसे नहीं कि घर पे उगा करके देख रहे हो आप लोग,
है ना। क्यों? क्यों घर पे उगा के देखोगे तो वहां पे निर्जर्मित स्थितियां नहीं है ना। आप गए अल्कोहल लेने, उसको वॉश करने के लिए, घर वालों ने कुछ और समझ लिया तो सोचना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए प्रैक्टिकल कहाँ, लैब में होगा इसका, ठीक है ना। दूसरी चीज, हर तरीके से घर पर आप निर्जर्मित स्थितियां कैसे उत्पन्न करोगे, है ना, ये भी फैक्ट है। तो जिब्रेलिन माध्यम में दिया जाएगा। इसके अलावा और भी प्लांट्स हैं, टॉर्पीडो अवस्था वगैरह आ जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं, कुछ उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कैप्सेला, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस ऐसे नाम है एक पौधे का, चलो कैप्सेला ही लिख पाती हूँ आपको, ये हालांकि नोट्स में सब लिखा हुआ है ना। कैप्सेला, कैप्सेला के पौधे पर प्रयोग किया गया तो इसमें कुछ विशेष ये था कि इसमें लौह तत्व की मात्रा जो है ना कम कर दी गई, आयरन कम डालना है, लौह या एफी सामान्य से 2/3 कर दी गई, 2/3 हिस्सा डाला गया, तो उसकी वजह से वो जल्दी वृद्धि कर गया। और कैल्शियम क्लोराइड यानी कि और CaCl2, दूसरा क्या किया गया, CaCl2 की मात्रा दुगनी, मात्रा सामान्य से 2 गुनी कर दी गई, ठीक है। और दुगनी करने के अलावा इसमें और एक काम किया गया कि पोटेशियम, ठीक है ना, पोटेशियम वगैरह और जो सूक्ष्म तत्व थे वो सब बढ़ा दिए गए, पोटेशियम ETC, क्योंकि सबसे ज्यादा पौधों को वृद्धि करने के लिए कौन से तत्व चाहिए, NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, तो सबसे ज्यादा पोटेशियम की मात्रा क्या कर दी गई, मात्रा बढ़ा दी गई, ठीक है। और इसके अलावा क्या किया गया, वृद्धि बढ़ाने के लिए या पौधे को ज्यादा देर तक जीवित रखने के लिए, भ्रूण के विकास के लिए नाइट्रोजन की कमी कर दी गई, नाइट्रोजन की कमी पहले से। अब तो बोलोगे नाइट्रोजन तो बहुत फायदेमंद है, फिर भाई देखो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है ना, नाइट्रोजन को अगर आप अभी बोला था मैंने आपको -196 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशराइज करते हो, दाब बनाते हो, तो गैस को इतना ज्यादा दाब अगर लगेगा तो गैस जो है वो द्रव में बदल जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे, गैस जब द्रव में बदलेगी तो क्रायो प्रिजर्वेशन, क्या बोलेंगे उसे, क्रायो परिरक्षण कहेंगे कि नहीं। अब जब क्रायो परिरक्षण होगा तो उस स्थिति में, अब क्लियर आ रहा होगा है ना, क्रायो परिरक्षण कहेंगे उसे, ठीक है। अगर आपको क्रायो प्रिजर्वेशन पर क्या किया जाता है, ऊतकों को संरक्षित कर दिया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस जो है वो ज्यादातर पौधों को, ऊतकों को वो जिस स्थिति में उसी में रहने के लिए जरूरी हो जाती है कई बार, तो हमें तो उस स्थिति में उन्हें रखना ही नहीं है जिस स्थिति में वो है, हमें तो क्या करना है, उन्हें आगे वृद्धि करवानी है, तो आगे वृद्धि करवाने के लिए हम इसमें नाइट्रोजन की मात्रा की कमी कर देते हैं, गैसियस कंडीशन की, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हो गया। इसके अलावा भ्रूण कोश को 8 से 12% सुक्रोज दे दिया जाता है। अब मुझे लगता है भ्रूण कोश आपको समझने की, बताने की जरूरत है, समझ में आएगा ना, भ्रूण कोश जो भ्रूण को पोषण दे, है ना, तो भ्रूण कोश में क्या किया जाता है, 8 से 12% सुक्रोज डाला जाता है, ठीक है। जब 8 से 12% सुक्रोज डालेंगे तो वो ज्यादा पोषण देने लग जाएगा, वृद्धि हो जाएगी उसके अंदर। इसके अलावा द्वि संवर्धन तंत्र भी कई बार उपयोग किया जाता है, यानी कि एक बार दे दिया फिर क्या हो जाएगा, सुक्रोज धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेंगी, मतलब अवशोषित कर लेंगी कोशिकाएं, घट जाएगी उसकी मात्रा, तो फिर उसकी मात्रा दोबारा से बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि आपको संवर्धन माध्यम दोबारा तैयार करना पड़ेगा और कोशिकाएं पहले वाले में से दूसरे में ट्रांसफर करनी पड़ जाएगी, ये स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो अब ये सब होगा तो दूसरे वाले जो मीडियम बनाओगे उसमें आप पहले के कंपैरिजन में
कैल्शियम मतलब सेकेंडरी मीडियम है ना, सेकेंडरी मीडियम बनाओगे आप, उसके अंदर कैल्शियम +2 पहले से ज्यादा रखोगे, या कि नहीं, उसमें पोषक ज्यादा रखोगे, सुक्रोज वगैरह ज्यादा रखोगे, तो इस तरीके से भ्रूण के संवर्धन में बाकियों की तुलना में ये अंतर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अब बार बार बदलना नहीं पड़ेगा, एक बार बदल दिया बस, अब हमने इसीलिए बढ़ा के डाला है जिससे हमें तीसरी बार बदलना ना पड़े। ठीक है ना, तो इस तरीके से हो गया भ्रूण। अब भ्रूण से फायदा क्या है, संकरित अध्ययनों में जीनोम के विश्लेषण में काम में आएगा। भाई भ्रूण के अंदर क्या है, जैसे हमने सरसों का प्रयोग किया है ना, तो सरसों के भ्रूण के अंदर नर और मादा दोनों संरचनाएं पहले से हैं। परागकण के अंदर हमने अगुणित अवस्था ली थी, यहाँ क्या लिए हमने, द्विगुणित अवस्था, क्योंकि भ्रूण तो कैसा, वैसे भ्रूण द्विगुणित होता है और भ्रूण कोश त्रिगुणित होता है। पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा समझ लो। यहाँ होते हैं 2 केंद्रक पहले से, और यहाँ होता है 1 केंद्रक, बाकी की कोशिकाएं सब नष्ट हो जाती हैं। अब जब केंद्रक आएगा कौन सा, नर का, है ना, नर का केंद्रक जब आएगा इसके अंदर, ये क्या है, बीजांड, और ये क्या है, पराग नलिका, क्योंकि ऊपर क्या है, परागकण, उसके 2 केंद्रक आएंगे, 2 में से 1 केंद्रक तो अंड कोशिका से मिलेगा और दूसरा केंद्रक इस भ्रूण कोश से मिलेगा। तो यहाँ पर 3n कंडीशन हो जाती है, यानी कि भ्रूण कोश हमेशा त्रिगुणित होता है, ये याद रखिएगा। भ्रूण कोश क्या रहेगा, त्रिगुणित। और एक बात बताओ, निषेचन किसे कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मकों का मिलना ही निषेचन कहलाता है। दोनों केंद्रक पराग कण के क्या बोले जाएंगे, नर युग्मक, और मादा के केंद्रक जो है वो मादा युग्मक। कितनी बार जुड़न हुआ, कितनी बार जुड़े, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार जुड़े, तो निषेचन कितनी बार हुआ, 2 बार। इसीलिए बोलते हैं आवृत बीजियों में त्रिक संलयन और द्विनिषेचन पाया जाता है। आगे समझ में पढ़ा होगा, रिवाइज हो गया। तो ये घटना यहाँ घटेगी, तो इसका मतलब भ्रूण जो लिया था वो भ्रूण कैसा था, पहले से ही द्विगुणित अवस्था थी। अच्छा, अभी हमने बोला कि जीनोम का अध्ययन होता है इससे, जीनोम का अध्ययन आसान होता है। जीनोम क्या होता है, जीनोम होता है अगुणित गुणसूत्रों का सेट, अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय या सेट। ठीक है, अगुणित गुणसूत्र किसे कहते हैं, अगुणित गुणसूत्र और आधे गुणसूत्र, इन 2 शब्दों में भारी अंतर है, समझ लीजिएगा। कई बार बच्चे बोल देते हैं अगुणित गुणसूत्र मतलब आधे हो जाते होंगे, नहीं, देखो समझो कैसे। एक, वैसे तो हम बॉटनी के हैं, थोड़ा जूलॉजी से समझते हैं इसको। मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं बताओ, 46 होते हैं टोटल। ठीक है भाई, अब आधा कर लोगे बड़ी आसानी से, 23 बोल दोगे, 23 गुणसूत्रों का अध्ययन कर लिया, वो हमारा ह्यूमन का जीनोम हो गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आगे पढ़ोगे आप, 4थी यूनिट आएगी जब। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, जैसे म्यूल खच्चर होता है, उसके अंदर 63 गुणसूत्र हैं। अब 63 का ये कंडीशन होगी 0, यहाँ कुछ नहीं है। अब करो आप, आधा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। अब इसको कैसे आप 3 और 1 के हिसाब में करोगे, मतलब 31.5 तो नहीं कर सकते हो आप। इसका मतलब ये वाले गुणसूत्र जहां ये हैं, ये तो आधा रह गया इसको, तो मतलब ये वाली, यानी कि अगुणित गुणसूत्र है। अगुणित गुणसूत्र का मतलब जो गुणसूत्र जोड़े में नहीं आए। ठीक है, बिना जोड़े वाले गुणसूत्रों का अध्ययन अगुणित, आधे नहीं कहा, अगुणित मतलब हैप्लॉइड गुणसूत्रों का अध्ययन क्या बोला जाता है, जीनोम। समझ आ गई बात, करेक्ट योर सेल्फ फॉर द लाइफ टाइम अबाउट द जीनोम। ठीक है, जीनोम का मतलब आधा कभी नहीं होता है, अगुणित होता है। तो अगुणित गुणसूत्रों के बारे में पता करना है तो आराम से कर सकते हैं ना पता, क्योंकि भाई सरसों में तो द्विगुणित स्थिति होती है, तो 2 का आधा कर दो आप, तो एक सेट पूरा का पूरा पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक, तो पूरा समझ में आ जाएगा कौन सा जीन कहाँ पर है, फायदा क्या है उससे। देखो HGP में भी पढ़ोगे आप, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी कैसे पढ़ोगे आप लोग कि गुणसूत्र हैं,
है ना। अब उन गुड्स ओके, आप लोग रिजॉइन कर लीजिए एक बार, फिर करवाइए।